बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको याद है, इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड वेरियस आइटम्स लाइक बेसिक्स ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉमन एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस and financial statement variation by industry and comparison, and we have discussed in previous lecture trend analysis और हमने एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली सॉल्व किया था इन सब के ऊपर। टुडे वी विल सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द practical problems related to common size analysis, trend analysis, index analysis, horizontal and vertical analysis. Dear students, today we will solve the various questions like this question. आपके सामने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 years गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है? यूजिंग कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस evaluate trends in the company financial position and performance। हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रेंड फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने 2 बेसिस को फॉलो करना है, कॉमन साइज एनालिसिस को और डियर स्टूडेंट्स ट्रेंड एनालिसिस को। वी विल कैलकुलेट दी बेसिक बैलेंस शीट and income statement analysis based on common size analysis and index analysis. First of all, we will complete the common size analysis. मेरे साथ रहिए, कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ लें। कैलकुलेटर्स आज बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन बहुत सारी करनी है, तो कैलकुलेटर के बगैर ये स्टूडेंट्स काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो प्लीज़ आज ही इसको परचेज कर लें, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो मैं चाहता हूं कि आप ट्रबल में ना हो, बल्कि आप क्या करें कि कैलकुलेटर खरीद लें। तो कॉमन साइज एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमन साइज एनालिसिस में आपने रेलेवेंट ईयर से ही, अगर इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस है तो सेल्स को आपने बेस बना लेना है, और अगर आपका बैलेंस शीट का एनालिसिस है डियर स्टूडेंट्स तो आपने टोटल एसेट्स को आपने बेस बना लेना है। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट दी बैलेंस शीट एनालिसिस। तो हमारे पास टोटल एसेट्स जैसे कि आप देख सकते हैं गिवन है 7136। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट ईयर बैलेंस शीट एनालिसिस। 2001 कॉमन साइज एनालिसिस, cash for 2001 divided by total assets. Total assets are given 7136. Cash is also given, you can see cash is 561 divided by 7136। कैलकुलेटर जो है उठाएं और इसको आप फाइंड आउट कर लें और मल्टीप्लाई बाय 100, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 561 डिवाइडेड बाय 7136, $7.9। तो डियर स्टूडेंट्स 7.9 क्या मतलब है कि टोटल एसेट्स का कैश जो है वो 7.9% है। आप देख सकते हैं वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए यू नीड अ कैलकुलेटर। तो आपके पास कैलकुलेटर हो तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे, एसेट हम लेंगे नेक्स्ट बैलेंस शीट से, वो है जी रिसीवेबल्स 1963। रिसीवेबल्स 1963 डिवाइडेड बाय आपके जो है टोटल एसेट्स 7136। कैलकुलेटर दोबारा उठाएं, $7,136
that will be the 27.5%. क्या मतलब है कि टोटल जो रिसीवेबल्स हैं वो टोटल एसेट्स का 27.5% है। यानी कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा एसेट्स कितने परसेंट है टोटल का, तो वो रिसीवेबल हमारा 27.5% है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट है जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज 2031, इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक के साथ आपने फार्मूला बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है, एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 2031 डिवाइडेड बाय 7136। फिर कैलकुलेटर लें और इसको डिवाइड कर लें। %28.5%. So dear students, 28.5% of the total assets. Inventory is the 28.5% of the total assets. Then we need to calculate the net fixed assets. You can calculate percentage of current assets also. Current assets divided by total assets. Current assets are given how much? 4,555. 4,555 divided by 7136. Dear students, कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर लें। That will be the 63.8%. तो आपने देखा कि टोटल हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स का 63.8% है, यानी कि मेजर पोर्शन इज रिलेटेड टू दी करंट एसेट। यू कैन सी टोटल एसेट्स का 63.8%. Then we need to calculate the net fixed assets percentage. Net fixed assets divided by total assets. Net fixed assets are given 2581 divided by 7136 multiply by 100. (36.2% is related to total net fixed assets. Dear students, आप देख सकते हैं, और अगर टोटल एसेट्स को आप उसकी परसेंटेज लें तो टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स दैट विल बी 100%. No change. Now we need to calculate the liabilities portion. First of all, we will take up the payables. Payables divided by total liabilities and shareholders equities. Payables divided by total liabilities and shareholders. So dear students, when you are calculating the basically liability portion, always divided by the total liabilities and total shareholders equity. तो मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, तो अंडरस्टूड है कि आपने डिवाइड किससे करना है, टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ। पेबल देखते हैं कितने दिए हुए, 1862 डिवाइडेड बाय 7136। तो फिर कैलकुलेटर लें और डिवाइड कर लें। (26.1%). It means payables are part of the total liabilities is 26.1%. So dear students, next we need to calculate the accruals.
accruals divided by total liabilities and owners equity or shareholders equity 301 divided by 7136. अगेन आप इसको डिवाइड कर लें 301 डिवाइडेड बाय 7136 4.21%। तो डी स्टूडेंट छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जरा जल्दी से इसको करें ताकि हमारा टाइम ज़्यादा इस क्वेश्चन पे ना लगे, हमने बहुत सारे और भी क्वेश्चन करने हैं। तो डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज बैंक लोन इज गिवन $250। बैंक लोन divided by total liabilities and shareholders equity. Bank loan is 250 divided by 7136. $3.5%। What does mean कि बैंक लोन टोटल लाइबिलिटीज का कितने परसेंट है? 3.5%। इट मीन इट शोज दैट बैंक लोन इज वेरी लो, इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज टोटल करंट लाइबिलिटीज। करंट liabilities divided by total liabilities and shareholders equity। डी स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 2413 है। 2413 divided by 7136 33.8%। क्या मतलब? 33.8% shows that total current liabilities is basically 33.8% of the total liabilities and shareholders equity। के टोटल करंट लाइबिलिटीज का पोर्शन जो है वो टोटल लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी में 33.8% है सिर्फ। तो डी स्टूडेंट्स इससे आपको बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो सकता है कंपनी के बारे में। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास 500 के हैं। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल liabilities and shareholders equity 500 amount is given as a long term debt divided by 7136 total. %। यानी कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 7% ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कैलकुलेट करने के लिए? वो है जी शेयर होल्डर्स इक्विटी 4223। हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी इज गिवन, वो है जी हमारे पास 4223 डिवाइडेड बाय 7136 4223 कैलकुलेटर पे आप लिखें डिवाइडेड बाय 7136 करें। इसका मतलब है 59.2%।
तो डियर स्टूडेंट्स, क्या पता चला इससे कि आपकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल बिजनेस में वो 59.2% है, कि यानी कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स का है ना कि डेट्स का है। तो ये बड़ा गुड साइन है कंपनी के लिए, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकम स्टेटमेंट आइटम्स है डियर स्टूडेंट्स। इनकम स्टेटमेंट आइटम्स में बेसिकली वी विल टेक सेल एज ए बेस अमाउंट, तो सेल्स के ऊपर हम सारी अमाउंट्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं जी कैसे करना है इसको। सबसे पहले हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 2001 ही है, कॉमन साइज एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो आप ट्रायल बैलेंस से देखें कि कितनी है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8537 एंड टोटल सेल इज गिवन 11863। इसको भी हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करना भूलना नहीं है। $11,863 से हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज 72%। राउंड किया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 72% ऑफ द टोटल सेल है, यानी कि मेजर पोर्शन जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक हमारा एक्सपेंस है उसका है। तो इससे आपको बहुत सारी बातों का अंदाजा हो रहा होगा रिगार्डिंग अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses divided by sales $2276 divided by 11,863. %19.2%. What does mean? कि सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेल का 19.2% है। तो बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि 100 से मल्टीप्लाई लाजमी कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास आइटम है इंटरेस्ट, 73 है। इंटरेस्ट डेबिट divided by total sale $73 divided by 11,863 multiply by 100 6.2%, यानी कि टोटल सेल का हमारा जो इंटरेस्ट है ओनली 6.2% है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आइटम है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, दैट इज 977। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 977 डिवाइडेड बाय 11,863। 977 divided by 11,863, that is 8.2% of sales। क्या मतलब कि 8.2% प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्सेस ऑफ सेल्स, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास आइटम है कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स टैक्सेस. टैक्सेस अमाउंट इज गिवन $390. Taxes divided by sales $390 divided by 11,863. 390 divided by 11,863 multiplied by 100, that is 3.3% of sales. So dear students, total taxes are 3.3% of total sales. Okay. नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज गिवन $587. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स 587. profit is given divided by sales 11,863. 587 divided by 11,863 multiplied by 100, 4.9%. So dear students, net profit is 4.9% of total sales. आपने जैसा कि देख लिया बहुत आसान कैलकुलेशन है. माइट बी पॉसिबल कि मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो क्योंकि जो इसकी कंपटीशन है कैलकुलेशन है वेरी इजी. तमाम के ऊपर एक जैसी ही इम्प्लीमेंट होगी, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं. तो इसी तरीके से आप तमाम ईयर्स की 2002 की 2003 की आप खुद कर सकते हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा. बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने कंप्लीट ना किया तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको 2001 की कैलकुलेशन बता दी है. अब जब 2002 में जाएंगे तो उसके टोटल एसेट्स और सेल्स डिफरेंट होगी. 2002 टोटल एसेट्स आर गिवन लाइक $10,300. तो आपने तमाम आइटम्स को बारी बारी 10,300 से डिवाइड करना है. तो जैसा कि हमने सेल्स को हमने इम्प्लीमेंट किया तो सेल्स 2002 की हमारे पास $14,952 है. तो आपने तमाम आइटम्स को $14,952 से डिवाइड कर देना है. इसी तरीके से जब आप 2003 की कैलकुलेशन करने जाएंगे, नाउ यू हैव 11,904 total assets. All items should be divided one by one by the 11,904. When you will calculate the analysis of income statement item, so you will take the sales for the year of 2003, that is $16,349. All items should be divided by this sale, I mean 16,349. बिल्कुल आपने ऐसे ही फॉलो करना है जैसा कि हमने 2001 की कैलकुलेशन को फॉलो किया. 2002 2003 की कैलकुलेशन सेम होगी, लेकिन अमाउंट्स आपने 2002 और 2003 से लेनी है. 2001 की कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसकी तरफ दोबारा आपने नहीं आना. दैट वाज द बेसिकली कॉमन साइज एनालिसिस. नाउ वी विल डिस्कस एंड कैलकुलेट द इंडेक्स एनालिसिस. तो हम 2001 का अब इंडेक्स एनालिसिस करेंगे. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडेक्स एनालिसिस में वी विल टेक फर्स्ट ईयर एज ए बेस ईयर. तो बेस ईयर की तमाम परसेंटेजेस जो हैं वो 100% हो जाएंगी. तो आपने तमाम जो 2001 की बेसिकली अमाउंट्स आएंगी दैट विल बी दी 100%. तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, यानी कि 561 जहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इसका एनालिसिस शो करेंगे 561 की जगह पे आप 100% लिख देंगे एनालिसिस में. 1963 जहाँ पे रिसीवेबल लिखे हुए हैं यहाँ पे भी 100% आ जाएगा. इसी तरीके से इन्वेंटरीज जब 2031 लिखी होंगी ये भी 100%. टोटल करंट एसेट्स विल बी आल्सो 100%. तमाम आइटम्स के साथ आपने 100% लिख देना है और इन्हीं आइटम 561 से आपने डिवाइड कर देना वन बाय वन हर आइटम को.
तो मैं 2002 की बेसिकली इंडेक्स एनालिसिस करने लगा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will calculate the cash because we have first item is cash 2002 index analysis, cash 2002 divided by कैश फॉर 2001। अगर आप माइंड में रख सकते हैं तो 2001 या 2002 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कौन सा कैश किस कैश पे डिवाइड करना है। तो इसलिए 2001 2000 लिखेंगे तो हर्ज भी कोई नहीं है, नहीं माइंड में रख सकते हैं तो आप कुछ लिखने की ज़रूरत डियर स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसमें आपने देखा कि 2001 कैश इज गिवन $561, in 2002 cash is 387। तो dear students, cash is given for 2001 $561 and cash is given for 2002 $387। तो इससे आप देखें थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। 387 डिवाइडेड बाय 561 कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर लें, दैट विल बी दी 69%। ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब कि आपके 2002 में कैश रिड्यूस हुआ है ड्यू टू सर्टेन रीजन, वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि $387 कैश आपके पास डियर स्टूडेंट्स 2002 में है, जबकि $561 आपके पास 2001 में था, तो कैश कम हो गया। इसी तरीके से हम अगले आइटम को देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स 2002 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स 2001। अमाउंट देख लें आप ट्रायल बैलेंस से। तो डियर स्टूडेंट्स, रिसीवेबल्स फॉर द ईयर 2002 $2870 एंड रिसीवेबल फॉर द ईयर 2001 आर 1963। तो आप डिवाइड करके देखें क्या परसेंटेज आती है। $2870 divided by 1963 multiply by 100 तो डियर स्टूडेंट्स 146.2%। व्हाट इज मीन बेसिकली कि आपके रिसीवेबल 2002 में इंक्रीज हो गए। व्हाई इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल? बिकॉज यू डिड नॉट कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कस्टमर। या फिर आपने लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया कि आपने उधार लंबे अरसे के लिए दे दिया। दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। कि आपके रिसीवेबल आपके बढ़ना बिजनेस के लिए गुड साइन नहीं है, रिड्यूस होना गुड साइन होता है। तो यहाँ पे आपका रिसीवेबल जो है वो ट्रेंड बढ़ गया है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 2002 divided by inventories 2001। 2002 की इन्वेंट्रीज गिवन है
$2,613 is related to the 2002 and $2,031 is related to the 2001. तो आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, मल्टीप्लाई बाय 100 करना ना भूलिएगा। %128.7%। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आपकी इन्वेंट्री में भी इंक्रीज हो गया। इन्वेंट्री इंक्रीज मीन कि योर इन्वेंट्री नॉट येट सोल्ड, कि आपकी इन्वेंट्री आपके स्टोर में पड़ी हुई है। तो दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। तो आपकी स्टोर रिकॉर्ड्स बढ़ रही है, आपका कैश कलेक्ट नहीं हो रहा, तो दीज आर द रीजन। तो आपके इन्वेंट्री के अंदर इंक्रीज, उसका टर्नओवर का इंक्रीज भी गुड साइन। बेसिकली ये जो उसके इन्वेंट्री ब्लॉकेज है, ये गुड साइन आपका नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है टोटल करंट एसेट्स। $2,002 divided by current assets, 2001 current assets are given for 555, और जैसा कि $5,870 is given for year 2002. तो डियर स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स आपके 128.9% यानी कि करंट एसेट्स में इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपके रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गए, आपकी इन्वेंट्रीज के अंदर भी इंक्रीज हो गया। ड्यू टू दीज रीजंस आपका जो टोटल करंट एसेट्स है उसमें बर्डन पड़ा, वो भी इंक्रीज हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से पहले हमारे पास है नेट फिक्स एसेट्स। फॉर 2002 डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स फॉर ये 2001। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस से। So dear students, 4430 is related to the 2002 and 2581 is related to the 2001. That is 171.6%. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेशन की कि 171.6% आपके टोटल फिक्स एसेट में भी इंक्रीज हो गया। अगर आप देखें तो 71% इंक्रीज हो गया। दैट्स व्हाई योर कैश इज रिड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एसेट्स फॉर 2002 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स फॉर 2001। ये हमारे पास क्या है जी? $10,300 is related to the 2002। डिवाइड कर लें आप, डिवाइडेड बाय 7136 मल्टीप्लाई बाय 100 144.3% ऑफ बेसिकली टोटल एसेट्स। क्या आपके टोटल एसेट में भी इंक्रीज हुआ है 2002 में। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है वी विल कैलकुलेट दी लायबिलिटीज पोर्शन। लायबिलिटीज पोर्शन में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पेएबल्स हैं,
payables for 2002, payable for 2001. अमाउंट देख लेते हैं हम बैलेंस शीट से. $2,944 payables are related to the 2002 and $1,862 are related to the 2001. इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी कीजिएगा. $2,944 divided by 1862, 158%. Payables basically is 158% of the base year. Next हमारे पास है जी accruals. $2,002 divided by accruals 2001. $516 are related to the 2002 and 301 is related to the 2001. डिवाइड कर लें. That is, after calculation, 171.4%. Next item is bank loan. Bank loan 2002 divided by bank loan 2001, that is 900 divided by 250. $360. Dear students, 360% यानी कि आपका 260% बैंक लोन में इजाफा हुआ 2002 में, यानी कि 2001 में बैंक लोन कम था जबकि आपका 260% इंक्रीज आ गया 2002 में. नेक्स्ट आइटम इज करंट लायबिलिटीज. Current liabilities for year 2002 divided by current liabilities year 2001. Current liabilities are given, you can see. $4,360 current assets are related to 2002 and $2,413 are related to the 2001. $180.7%. यानी कि अगर आप देखें इसका एनालिसिस करें, अगर प्रीवियस ईयर के 100% थे तो 80% इंक्रीज हो गया 2002 में टोटल करंट लायबिलिटीज में. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट 2001 2 divided by long term debt 2001
that is 1000 divided by 500, 200%, यानी कि 100% इंक्रीज हो गया आपके लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इसी तरीके से आप सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट आइटम्स की अकॉर्डिंग टू दी बेसिकली इंडेक्स एनालिसिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बेसिकली कैलकुलेशन इनकम स्टेटमेंट आइटम्स की, वो कैसे होगी। नाउ वी विल डिस्कस दी इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस फॉर ईयर 2002। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये कॉमन एनालिसिस से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। सेल्स हमारे पास 2 ईयर्स की गिवन है, फर्स्ट ईयर की यानी कि 2001 की जो होगी वो 100% हो जाएगी। तो आप सेल्स ईयर 2002 डिवाइडेड बाय सेल्स ईयर 2001, दोनों सेल्स गिवन है। So dear students, sales is given for year 2002 is $14,952 and sale is related to the year 2001 is 11,863। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लें। That is 126%। यानी कि आपका अगर कंपेयर करें 2001 के साथ तो 26% आपकी सेल में इंक्रीज हुआ 2002 में। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ईयर 2002 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2001। अमाउंट हम बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट से ले लेंगे। $11,124 is related to the basically 2002 cost of goods sold and 8,537 is related to the 2001 and divided by the 8,537। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करें। वन 130%। It means कि increase in cost of goods sold is basically 130% and 30% increase हुआ compared than to base year। Next item हमारे पास है dear students, selling general and administrative expenses। year 2002 divided by selling general and administrative expenses year 2001। amount is given that is 2,471 is related to 2002 and 2276 is related to the 2001। डिवाइड कर लें, that is 1086%। तो डियर स्टूडेंट्स 108.6% यानी कि टोटल सेलिंग जर्नल में टोटली 8% इस इजाफा हुआ कंपेयर दैन टू 2001। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट।
interest for year 2002 divided by interest 2001. Amount is given. $188 is related to 2002 and 73 is related to 2001. 188 divided by 73 multiply by 100, 257.5%, यानी कि आपके जो इंटरेस्ट है मोर देन डबल हो गया है। तो ये भी आपको इस पे के बारे में सोचना पड़ेगा डिसीजन करते हुए। नेक्स्ट आइटम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। $2,002 divided by profit before taxes 2001. Amount is given in income statement. We can take it. That is $1,169 is related to the 2002 and $9,977 is related to 2001. हम इसको डिवाइड कर लेंगे। $119.7% of the 2001. Next item is, dear students, taxes. Taxes year 2002 divided by taxes year 2001. Multiply by 100, 115.9%. Taxes percentage is 115.9% of the base year. Last item is profit after taxes. Profit after taxes for year 2002 divided by profit after taxes year 2001. इनकम स्टेटमेंट से आप अमाउंट ले लें। $717 profit is related to 2002 and $587 is related to 2001. डिवाइड कर लें। That is 122.1%. तो आपका 2001 के साथ कंपेयर करेंगे तो 22% आपके प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ इन 2002. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंडेक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन इंडेक्स। कि आपने करना है इंडेक्स एनालिसिस में कि फर्स्ट ईयर को, जो भी फर्स्ट ईयर आपका गिवन होगा उसको अपने बेस बना लेना है, उसके तमाम आइटम्स की जो परसेंटेजेस हैं उसको 100% शो कर देना है और आपने आइटम टू आइटम कंपैरिजन करना है। और आपने फ़र्ज़ कर लें आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2002 की ली तो 2001 की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपने इसको डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से बैलेंस शीट के आइटम को ले लेना है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अबाउट दी कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस। और बाकी क्वेश्चन को आपने 2003 के आइटम्स को कंप्लीट कर लेना है बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने 2002 को किया। कैलकुलेशन ज़रा लेंथी है, आइटम ज़्यादा है, लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि आज की प्रैक्टिस आज ही करनी है, कल पे आपने नहीं छोड़नी। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम?
Again, 2 years income statement is given and we need to calculate the two things. Number one, prepare a vertical common size analysis of this statement for each year using sales as a base. Number two, compute briefly change between the 2 years based on the vertical common size analysis. तो हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस और सेल्स को आपने बेस बनाना है. तो सबसे पहले हम 2010 को लेंगे. वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस फॉर 2009. तो डियर स्टूडेंट्स, 2009 की सेल्स गिवन है. सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेंगे. फॉर्मूला विल बी दी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर 2009. डेटा इज गिवन. So dear students, cost of sale is given 5,660,640 divided by 7,862,000. तो आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे. %. तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो सेल का 72% है. इट मीन्स इट शोज दैट कि कॉस्ट इज 72% ऑफ द टोटल सेल्स. नेक्स्ट आइटम इज वी नीड टू कैलकुलेट इट ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, सेल्स इज आल्सो गिवन. ग्रॉस प्रॉफिट इज फॉर 2009 2201360 divided by sales 7862000. डिवाइड कर लें. That is 28%. What shows that? It shows that gross profit is 28% of the total sales. Very easy. कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं कि ग्रास प्रॉफिट कितने परसेंट है, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट दी बेसिकली ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. दैट विल बी दी वैल्यू इज 28% ऑफ सेल्स. नेक्स्ट आइटम इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Operating expenses divided by sales. Operating expenses are given. That is 1365060 एंड टोटल सेल इज गिवन. आप डिवाइड कर लें इसको सेल्स से. वन 13650 60 divided by 7862000 multiplied by 100. That is 17.4%.
what shows that our total operating expenses are 17.4% of sales. Okay, dear students, you can understand very well. Next item is operating income. Operating income divided by sales. Operating income is given, you can see, $836,300 divided by 7,862,000 डिवाइड कर लें. That is 10% of the sales. Operating income shows that the 10.6% of the total sales. Next item is interest expense. Interest expense divided by sales. Interest expense is given. We can take it 126,000 divided by total sales already given, मल्टीप्लाई बाय 100 करना भूलना नहीं है. साथ साथ मैं आपको रिमाइंड करवाता जाता हूँ कि कैलकुलेटर और फिर आप उसकी डिवीजन ज़रूरी करनी और मल्टीप्लाई लाजमी करना है. (1.6%). What shows that? Income interest expense is 1.6% of sales. Only 1.6%. That is very good. Next item is earning before tax. Dear students, earnings before tax divided by sales. Earning before tax is given 7,10,300 divided by sales is already given. डिवाइड कर लें. मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करना है. 9% means earning before taxes shows that the only 9% of the total sales. Next item is income taxes. Formula will be the same. Taxes divided by sales. What are the taxes? 3,17,200 divided by sale 78,62,000 multiply by 100 multiply by 100 लाजमी करना है. Only 4%. 4% shows that taxes are only 4% of the total sales. Dear students, next item is net income. Net income divided by sales. Net income is given 3,93,100 divided by 78,62,000 multiply by 100 divided by 7,862,000 multiply by 100. 5%. It means shows that net income is 5% of the sales. तो
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अकॉर्डिंग टू दी बेसिकली वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस के मुताबिक आपने 2009 की बेसिकली तमाम आइटम्स को कैलकुलेट किया, एनालाइज किया, परसेंटेजेस आपके सामने हैं। नेक्स्ट बेसिकली आपने 2010 की इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेनी है। और नेक्स्ट आइटम इज बेसिकली कमेंट ब्रीफली ऑन दी चेंजेस बिटवीन दी 2 years based on the vertical analysis. What are the comments? Comments are cost of sales as a percent of sales has risen substantially. This increase is nearly offset by a decline in operating expenses. Second comment is interest expenses and taxes have both risen slightly in relation to sales. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके ऊपर कमेंट्स है क्वेश्चन के ऊपर। तो आई होप कि आपने सीख लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। बड़ा मज़े का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल कैलकुलेशन थी। आने वाली कैलकुलेशन भी आसान होगी, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। I will tell you each and everything how we can calculate the ratios analysis, all ratios. You will be expert at the end of this course basically to calculate the ratios. Dear students, today we have discussed in detail basically again we solve the various problems regarding common size analysis, trend analysis. तो आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो ये सब कुछ आप भूल जाएंगे और ये जो लेक्चर हैं ये फिर आपके काम नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कैलकुलेटर आज से आप परचेज कर लें। यू नीड टू परचेज अ कैलकुलेटर टुडे एंड बेसिकली आप उसकी फिर प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन स्लाइड में गिवन है इन्हीं को कर लें, ये भी आपके लिए काफ़ी है। बेसिकली तो आइडिया गेट करना है कि हाउ वी कैन सॉल्व दी बेसिकली एनालिसिस अंडर दी heading of common size analysis and trend analysis, horizontal analysis, vertical analysis, very easy। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में करने के लिए इस क्वेश्चन को कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर सॉल्व करें। देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हो रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ डे आई वांट टू बेसिकली रिपीट द थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे। बेसिकली वी सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉमन साइज एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस। तो कल तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। Thank you very much. Take care.